नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इंडियन पॉलिटिकल साइंस के अंदर से आपके 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं एसएससी के अंदर, या फिर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चन हर बार इंडियन पॉलिटिकल साइंस के अंदर से आते हैं। और इंडियन पॉलिटिकल साइंस इतनी मुश्किल है नहीं जितनी आप लोगों ने बना रखी है। इंडियन पॉलिटिकल साइंस बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, ठीक है। और 4 से 5 नंबर इसके हर एग्जाम के अंदर आते हैं, तो बिल्कुल फ्री के नंबर है आपके इंडियन पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल के अंदर इंडियन पॉलिटिकल साइंस समझेंगे। तो सभी बच्चे एडिंग डाल लेना, राज्य व्यवस्था क्या होती है, इंडियन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था। तो सभी बच्चे एडिंग डालो, राज्य व्यवस्था क्या होती है, इंडियन पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। भाई हमने इसके अंदर संविधान पढ़ना है, मेनली इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, संविधान के बारे में पढ़ना है। और हमारा जो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान हमारा इतना अच्छा संविधान है, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रखी है। आप पढ़ोगे इनके अनुच्छेदों को, इनके आर्टिकल जो जितने भाग है, इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ोगे, आप खुद कहोगे सर वाक्य हमारा जो संविधान है बिल्कुल पढ़ने लायक संविधान है, बहुत ही सुंदर संविधान बना रखा है। पूरे विश्व के अंदर हमारा भारत का जो संविधान बिल्कुल बेस्ट संविधान, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि राज्य व्यवस्था से। पहले तो राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो हम इसको इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था बोलते हैं। तो आप इसको नाम को तोड़कर देखो, राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है। राज्य व्यवस्था का मतलब किसी राज्य की व्यवस्था, ठीक है। किसी भी राज्य की व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे उसमें शासन होता है, कैसे वहाँ के लोग अगर आवारागर्दी करते हैं या कोई हिंसा करते हैं उसको कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल करने की पावर क्या दे रखी है संविधान के अंदर, ठीक है। कोई भी राज्य और कोई भी राज्य की व्यवस्था कैसे चलती है, वहाँ पर क्या क्या सरकार, कैसे सरकार चुनी जाती है, कैसे सरकार लोगों को कंट्रोल करेगी, न्यायपालिका कैसे कर रखी है, कानून कैसे बनते हैं। तो वो सारी की सारी मतलब किसी भी राज्य को चलाने की व्यवस्था, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था। तो आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि राज्य व्यवस्था के अंदर जो आपका नाम है, इस राज्य व्यवस्था के अंदर राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे राज्य व्यवस्था के अंदर राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता। यहाँ पर राज्य व्यवस्था के अंदर राज्य का मतलब स्टेट ना होकर यहाँ पर होता है कोई भी देश, ठीक है, कोई भी राष्ट्र। जैसे हमारा भारत, तो हमारा जो देश है, भारत जो देश है, उसका मतलब यहाँ पे राज्य है, ठीक है। राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, स्टेट ना होकर यहाँ पर क्या है, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, जैसे हमारा भारत देश, ठीक है। तो कोई भी देश की व्यवस्था, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी टर्म आती है। भाई कोई भी देश बनता तो बनता कैसे, आपको पता होना चाहिए। कोई भी देश बनता है तो बनता कैसे है। जैसे मैं आपके हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर से हूँ मैं, क्या हरियाणा को हम देश बोल सकते हैं? हरियाणा को हम देश नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हरियाणा को देश? तो कोई भी हरियाणा भी देश बन सकता है। देखो हमारे पास में अभी जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर ये बोलता था कि मैं अपना जम्मू कश्मीर को अलग से एक देश बनाऊंगा। तो देखो हालात ये हो गए कि जम्मू कश्मीर अब देश तो बहुत दूर की बात, अब राज्य भी नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें को, तो कोई भी देश चीज़ अगर देश बनती है तो बनती कैसे है, कोई भी भूमि को देश बनने के लिए, कोई भी राज्य को, किसी भी चीज़ को देश बनने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो होती है उसके पास में भूमि। वह भूमि होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास में, मैं हरियाणा की बात कर लेता हूँ, क्या हरियाणा के पास में भूमि नहीं है भाई? तो हरियाणा के पास में भूमि है, बिल्कुल है। तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारे पास में भूमि। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में जनसंख्या। क्या उस भूमि के ऊपर जनसंख्या रहती है? हरियाणा का एग्जाम्पल उठा रहा हूँ मैं भी। हरियाणा के पास में अपनी खुद की भूमि है, हरियाणा के ऊपर लोग भी रहते हैं, हरियाणा के ऊपर मतलब जनसंख्या है, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है सरकार की। क्या हरियाणा के पास में अपनी खुद की सरकार है? तो हरियाणा के पास में बिल्कुल है, अपनी खुद की सरकार है। और सरकार कौन है अभी एट प्रेजेंट हमारे 2021 में? मनोहर लाल खट्टर की सरकार है हरियाणा के अंदर, बीजेपी पार्टी से, ठीक है। तो सरकार भी है। उसके बाद में पहले 3 पॉइंट तो है क्लियर। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में दिक्कत आती है बच्चों। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास में संप्रभुता, ठीक है भाई। फोर्थ जो पॉइंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, संप्रभुता। तो संप्रभुता भारत, यहाँ पे
भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर नहीं है। ठीक है, संप्रभुता हरियाणा के पास नहीं है। मतलब क्या है संप्रभुता का? संप्रभुता का मतलब होता है जो अपने फैसले खुद ले, उसको हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता बोलते हैं। तो सारे फैसले हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार नहीं ले सकती। हरियाणा सरकार क्यों नहीं ले सकती? कुछ फैसले ऐसे भी जो केंद्र सरकार लेती है, जैसे सेंटर के अंदर अभी हमारे पास में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार है बीजेपी पार्टी की, तो कुछ फैसले वो लेती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी हमारे पास में नोटबंदी हुई थी। ठीक है, तो नोटबंदी हुई थी, क्या मनोहर लाल खट्टर ये बोल सकते हैं कि आपने जो नोटबंदी करी है भाई ये नोट आप जो बंद कर रहे हो, क्या हरियाणा के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो नोट हरियाणा के अंदर चलेंगे? नहीं, हरियाणा के अंदर भी नहीं चलेंगे। मतलब नोटबंदी हुई तो पूरे इंडिया के अंदर नोटबंदी हुई है, और उस नोटबंदी का जो डिसीजन था वो हर राज्यों को मानना ही पड़ा। इसका मतलब हरियाणा ने सेंट्रल सरकार का फैसला मान्य है। तो सेंट्रल सरकार का फैसला अगर हरियाणा ने मान्य है, इसका मतलब हरियाणा सरकार के पास में अपने खुद की संप्रभुता नहीं है। ठीक है, हरियाणा के पास में अपने खुद की संप्रभुता नहीं है, अपने फैसले वो अभी सारे खुद नहीं लेती, कुछ फैसले सेंट्रल सरकार के मानने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी भी है, जैसे अगर हमारे पास में हो गया ट्रिपल तलाक का कानून हो गया, बिल्कुल है। ठीक है, नोटबंदी होगी, नोटबंदी हुई है तो नोटबंदी हरियाणा सरकार को माननी पड़ी। ठीक है, तो उसके फैसले मानने के लिए हरियाणा सरकार बाध्य थी, और जो फैसले किसी के मान लेती है मतलब उसके पास में संप्रभुता बच्चों नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है संप्रभुता। तो हरियाणा के पास में ये इस चार चीज़ों के अंदर से सिर्फ संप्रभुता नहीं है, इसलिए हरियाणा को हम देश का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भूमि तो है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, और संप्रभुता नहीं है बस। ठीक है, उसके बाद में तो देश बनने के लिए तो ये चार चीज़ें होती है। यहाँ पे एक पॉइंट को हम बिल्कुल डिटेल के अंदर समझेंगे, गहराई के अंदर, सरकार वाले को भी। जो सरकार होती है, सरकार के अंदर कौन कौन सी प्रणाली होती है, भाई सरकार कितने तरीके चलती है, कौन कौन सी सरकार होती है, ये काफ़ी देशों के अंदर अलग अलग सरकार होती है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर से यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कैसे सरकार से कैसे। जैसे हमारे पास में एक सरकार के अंदर एक प्रणाली होती है राजतंत्र की प्रणाली। ठीक है, जो पहली प्रणाली होती है वो होती है सरकार के अंदर राजतंत्र की प्रणाली। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे राजा का शासन चलता हो या रानी का शासन चलता हो। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में ब्रिटेन। ठीक है, जो ब्रिटेन है जिसको आप यूके भी बोल देते हो, तो यूके या ब्रिटेन आपका एग्जाम्पल हो गया किसका बच्चों? राजतंत्र का। तो ब्रिटेन के अंदर राजा, अभी हमारे पास में राजा तो नहीं है, रानी है। ठीक है, तो रानी की बजाय राजा भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल रानी की किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो वहाँ पे अगला जो राजा या रानी बनेगा उसके वंश के अंदर से बनेगा, मतलब उसका बच्चा या फिर उसका बच्चा या फिर उसका बच्चा कोई भी। ठीक है, उसके जो वंश होती है, वंश के अंदर से हमेशा राजा या रानी बनते रहती है। ठीक है, तो ऐसा राजतंत्र का एग्जाम्पल हमारे विश्व के अंदर है, और विश्व के अंदर एग्जाम्पल कौन सा बच्चों? ब्रिटेन या यूके आप बोल दो, तो ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र चलता है। ठीक है, हमारे भारत के अंदर राजतंत्र नहीं है, भारत के अंदर राजा रानी नहीं होता। भारत के अंदर सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और ठीक क्लियर हो गया, उसको हम बाद में डिटेल के अंदर समझेंगे। जैसे हमारे पास में जो अगला पॉइंट है राजतंत्र के बाद में अगला पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास यहाँ पे तानाशाही। जो अगला पॉइंट आता है हमारे पास में वो आता है तानाशाही। ठीक है, अब तानाशाही का मतलब क्या होता है? तानाशाही और भी आसान है। तानाशाही का एग्जाम्पल है हमारे पास में उत्तर कोरिया। ठीक है, जो उत्तर कोरिया है हमारे पास में वो तानाशाही का एग्जाम्पल है। उत्तर कोरिया कैसे? तानाशाही मतलब जहाँ की जो सरकार जो चलती है वो मतलब जोर ज़बरदस्ती बनी हो। ठीक है, जैसे हमारे पास में अभी उत्तर कोरिया, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया आपको। उत्तर कोरिया, जो उत्तर कोरिया जो देश है वहाँ पर कौन सी सरकार है? वहाँ पर तानाशाही की सरकार है। मतलब तानाशाही का मतलब ये होता है वहाँ पर जो सरकार बनी है ना वो जोर ज़बरदस्ती बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट हमारे पास में अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान के अंदर राष्ट्रपति था, जो प्रेसिडेंट वहाँ पे सरकार चलाते थे, तो प्रेसिडेंट उस राष्ट्रपति के पद के ऊपर कब्जा कर लिया तालिबान वालों ने। तो तालिबान वालों ने जोर ज़बरदस्ती कब्जा करे है ना वहाँ पे, तो जोर ज़बरदस्ती कब्जा करे है, तो वहाँ पे जो सरकार बनी है ना उसको हम बोलते हैं तानाशाही सरकार। तो मतलब जोर ज़बरदस्ती वाली सरकार होती है। ऐसे हमारे पास में उत्तर कोरिया में हुआ था। उत्तर कोरिया के अंदर जो अभी हमारे पास में जो तानाशाह बोलते हो किंग जोंग उनको, तो किंग जोंग जो उन है हमारे पास में, उसने जोर ज़बरदस्ती वहाँ पे शासन किया था। तो जोर ज़बरदस्ती शासन किया था तो वो वहाँ का क्या हो गया बच्चों? वो वहाँ का तानाशाही हो गया। ठीक है, तो जो तानाशाही सरकार चलती है वो कहाँ पे चलती है? वो चलती है आपके उत्तर कोरिया, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जो अगला एग्जाम्पल आता है वो आता है साम्यवाद का।
जो अगला एग्जाम्पल है वो आता है हमारे पास में साम्यवाद का। साम्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्यवाद प्रणाली जो सरकार की, ये कहाँ पे चलती है? साम्यवाद प्रणाली चलती है चीन के अंदर। चीन के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कौन सी प्रणाली है बच्चों? चीन के अंदर साम्यवाद प्रणाली है। साम्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्यवाद का मतलब बहुत ईजी सा मतलब है। साम्यवाद का मतलब होता है मतलब ऐसा देश जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी हो। तो चीन के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है, और चीन के अंदर पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिर्फ एक ही पार्टी होती है। जिस देश के अंदर एक पार्टी हो मतलब वहाँ पे कौन सी सरकार प्रणाली आपकी? साम्यवाद प्रणाली है सरकार की। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? इसका हो गया चीन। तो चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आपकी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसका मतलब यहाँ पे कि इस देश के अंदर अगर कोई भी आपका प्रेसिडेंट, कोई भी नेता अगर खड़ा होता है वो सिर्फ एक ही पार्टी से होएगा, और पार्टी कौन सी आपकी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहाँ पे दूसरी पार्टी नहीं होती। चीन के अंदर दूसरी पार्टी नहीं है, चीन के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है, और उसी पार्टी से हमेशा क्या होती है? मंत्री वगैरह वगैरह जो भी नेता खड़े होते हैं वो सिर्फ एक ही पार्टी से खड़े होते हैं। तो ऐसे देश को हम क्या कहते हैं? साम्यवाद प्रणाली से चलता है वो देश, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में यहाँ पे एक होता है आपका बच्चों गणतंत्र, या जिसको आप बोलते हो गणराज्य, या फिर क्या बोलते हो आपका? गणतंत्र, ठीक है, गणराज्य। उसके बाद में एक आता है हमारे पास में लोकतंत्र। इसको हम साथ साथ में समझेंगे दोनों चीज़ों को। एक तो होता है हमारे पास में लोकतंत्र, और एक क्या होता है? गणराज्य या गणतंत्र। तो भारत के अंदर हमारे पास में गणराज्य, भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणतंत्र है। तो इसका एग्जाम्पल है भारत हमारे पास में। लोकतंत्र की बात करूं तो भारत के अंदर भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जहां पे लोगों का शासन, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन है। उस देश के अंदर जो सरकार बनती है वो लोगों के द्वारा बनती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत के अंदर लोकतंत्र भी है, और भारत के अंदर क्या है बच्चों? भारत के अंदर गणराज्य भी है, गणतंत्र भी भारत है। आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ के देखना, वहाँ पर भी इसका उल्लेख कर रखा है भारत की प्रस्तावना के अंदर। वहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर बोल रखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज़ का उल्लेख है, उसके अंदर लोकतंत्र का भी उल्लेख है और गणराज्य का भी उल्लेख है। मतलब भारत के अंदर लोकतंत्र की प्रणाली भी है और भारत के अंदर गणराज्य की प्रणाली भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब क्या होता है और यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है वो मतलब क्लियर कर लेते हैं हम पहले। भाई गणराज्य का मतलब ये होता है उस देश का जो सबसे बड़ा अधिकारी है। अब हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जो पद होता है वो राष्ट्रपति का पद माना गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो भारत का जो सबसे बड़ा अधिकारी मतलब राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उसके चुनाव होने चाहिए। हमारे भारत के अंदर ऐसा होता है? तो बिल्कुल होता है। भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक है आपका राष्ट्रपति जो है वो इलेक्शन द्वारा चुना जाता है, उसके वोट होते हैं, वोट पड़ते हैं, वो एक निर्वाचित व्यक्ति है। तो अगर वो उस भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति अगर निर्वाचित व्यक्ति हो तो इसका मतलब वो देश एक गणराज्य है। तो हमारा भारत एक गणराज्य है, ठीक है। हमारे देश के अंदर भारत का सबसे बड़ा नागरिक हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बिल्कुल इलेक्शन होते हैं, और जब राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं तो हमने तो कभी वोट डाले नहीं। राष्ट्रपति के वोट डालने कौन जाता है बच्चों? राष्ट्रपति के वोट डालने जाते हैं पूरे भारत के एमएलए और पूरे भारत के एमपी, ठीक है। मतलब पूरे भारत के विधायक और पूरे भारत के आपके सांसद, जितने भी सांसद होते हैं वो राष्ट्रपति के क्या होते हैं? वोट डालने जाते हैं। हम इसको डिटेल के अंदर समझेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद में आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि वहाँ उस देश के अंदर जो सरकार बनती है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है। मतलब वहाँ पे लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है, बट इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट रूप से कैसे? लोग नहीं चलाते सरकार को, लोगों ने सिर्फ सरकार चुनी है। और चुनी कैसे? भाई लोग ने अपने वोट डाला। लोग हर बहुत सारी पार्टी हैं भारत के अंदर, अब हर पार्टी को कुछ लोग आपके उस पार्टी को वोट देंगे, कुछ लोग उस पार्टी को वोट देंगे, और जो भी पार्टी जीतेगी तो वहाँ पे उसकी क्या बनेगी? सरकार बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों का तंत्र है, लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं और वो सरकार फिर क्या करेगी? वहाँ पे शासन करेगी, ठीक है। तो लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। अब इसके अंदर भी जो हमारे पास में लोकतंत्र है, इसके भी आपके दो टाइप होते हैं लोकतंत्र के। तो लोकतंत्र के दो टाइप कौन कौन से होते हैं बच्चों? लोकतंत्र के अंदर एक तो होता है हमारे पास में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला जो टाइप होता है इसके अंदर वो होता है हमारे पास में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जो दूसरा टाइप होता है उसके अंदर बच्चों वो होता है हमारे पास में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दो प्रकार होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है प्रत्यक्ष और क्या होता है हमारे पास में? अप्रत्यक्ष। तो अगर इसके अंदर से बात करूं मैं, वे भारत प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर आता है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर आता है? तो हमारा भारत बच्चों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर आता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड, ठीक है।
इसका एग्जांपल हमारे पास में स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का मतलब यहाँ पे वहाँ पे जो हमारे पास में जो प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में 1 ईयर का होता है। पर यहाँ पे प्रेसिडेंट का सिर्फ और सिर्फ 1 साल का कार्यकाल होता है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष के अंदर क्या होता है हमारे पास में, अप्रत्यक्ष की दोबारा फिर फर्दर 2 कैटेगरी बना रखी है। पहली कैटेगरी तो बना रखी है यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली। यहाँ पे पहली जो कैटेगरी बना रखी है, एक तो बना रखी है राष्ट्रपति प्रणाली, और दूसरी जो कैटेगरी बना रखी है यहाँ पे दूसरी बना रखी है आपकी संसदीय प्रणाली। और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति प्रणाली है या भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है। तो भारत के अंदर सिर्फ संसदीय प्रणाली है, भारत के अंदर राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति प्रणाली का एग्जांपल दे देता हूँ, आपको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है आपका यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी आपके नरेंद्र मोदी अभी यूएसए के दौरे पर थे और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कई बार करंट अफेयर से कि जो नरेंद्र मोदी है वो यूएसए के दौरे पर कितने दिन के लिए गए थे, तो आंसर आता है 4 दिन के दौरे के ऊपर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो यूएसए के अंदर राष्ट्रपति प्रणाली है, इसका मतलब ये है कि यूएसए का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, यूएसए का जो सबसे बड़ा अधिकारी है मतलब उसका जो अध्यक्ष है, ठीक है, यूएसए का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, वो खुद राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और वहाँ पे जो सरकार चलती है बच्चों, वहाँ पे जो सरकार चलती है वो सरकार भी कौन चलाता है, वो राष्ट्रपति चलाता है। मतलब यूएसए का सबसे बड़ा अधिकारी भी राष्ट्रपति है और वहाँ पे जो सरकार चलाता है वो भी कौन चलाता है, राष्ट्रपति चलाता है। दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति है। ऐसी प्रणाली को हम कहते हैं राष्ट्रपति प्रणाली, मतलब जहाँ पे दोनों ही व्यक्ति क्या हो, राष्ट्रपति हो। संसदीय प्रणाली हमारे भारत के अंदर भी संसदीय प्रणाली है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर कौन सी प्रणाली है, तो भारत के अंदर बच्चों संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, वो तो ठीक है संसद सर्वोच्च है, वो बात ठीक है। संसदीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि संसदीय प्रणाली के अंदर जैसे हमारा भारत, तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, वो बात ठीक है, वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में जो सरकार चलाते हैं, जो सरकार चलाते हैं, और सरकार कौन चलाता है, यहाँ पे सरकार चलाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्री। ठीक है, तो मेन आपका क्या हो गया, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरकार चलाते हैं, सरकार कौन चलाता है उसके लिए अलग पद है, पद का नाम क्या है, प्रधानमंत्री है। और अभी एट प्रेजेंट हमारे पास में 2021 के अंदर प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री है, अलग व्यक्ति है। और भारत का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो कौन, पद कौन सा है, राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति कौन अभी हमारे पास में, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति जो अध्यक्ष है वो कौन है, अलग व्यक्ति है, राष्ट्रपति। और सरकार चलाने वाला व्यक्ति कौन है, अलग व्यक्ति है, प्रधानमंत्री। और अभी कौन है हमारे पास में, नरेंद्र मोदी। तो अलग अलग व्यक्ति है दोनों के दोनों। जिस देश के अंदर अलग अलग व्यक्ति, सरकार चलाने वाला अलग हो और भारत उसका देश का सबसे बड़ा नागरिक अलग हो, तो वहाँ पे होती है हमारे पास में संसदीय प्रणाली। और जिस देश के अंदर ये दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति हो उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, अमेरिका आपका। ठीक है, तो भारत के अंदर यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। ठीक है, तो इन चीज़ों के अंदर से एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से आपका HSSC के अंदर एक क्वेश्चन ये आया था, ऑप्शन ये दे रखे थे भाई भारत के अंदर बताओ क्या एकात्मक प्रणाली है, भारत के अंदर एकात्मक प्रणाली है या फिर भारत के अंदर संघीय प्रणाली है। इन दो चीज़ों के अंदर से पूछ रखा था भाई भारत के अंदर एकात्मक प्रणाली है या भारत के अंदर संघीय प्रणाली है। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, एकात्मक और प्रणाली के अंदर, संघीय प्रणाली के अंदर। एकात्मक प्रणाली है हमारे पास में यूएसए के अंदर। इन दोनों के अंदर से किसके अंदर बच्चों, यूएसए के अंदर। फ़र्क क्या है एकात्मक का मतलब, एकात्मक का मतलब ये होता है कि उस देश के अंदर जो सरकार होगी उसके अंदर, उस देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उसके अंदर जो सरकार होगी सेम सरकार होगी। ठीक है, एकात्मक मतलब एक ही सरकार, राज्य को जो सरकार चलाएगी वही सरकार उस देश को चलाएगी। दोनों चीज़ों को चलाने वाली सरकार एक ही सरकार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एकात्मक प्रणाली बोलते हैं, एकात्मक सरकार होती है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में है संघीय प्रणाली। जैसे एग्जाम्पल हमारे भारत के अंदर अगर पूछा जाए आपसे कौन सी प्रणाली है, तो हमारे भारत के अंदर बच्चों संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली का मतलब क्या है कि उस देश को जो चलाएगा, देश को चलाने की अलग सरकार है। आपको पता है भी देश को कौन चलाती है, हमारे पास में देश को चलाती है भी बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब ले लेते राज्य, ले लेते राज्य क्या हमारे पास में, हरियाणा है। हरियाणा के अंदर सरकार अलग है, हरियाणा के अंदर सरकार किसकी है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। तो आपने देखा अलग अलग सरकार है, राज्य के अंदर सरकार दूसरी है और पूरे देश के अंदर सरकार दूसरी है। तो जहाँ पे दो सरकारें होती है, राज्य की अलग सरकार हो और देश की अलग सरकार हो, तो
उसको बोलते हैं बच्चों संघीय प्रणाली। मतलब उस देश के अंदर संघीय प्रणाली है, हमारे भारत के अंदर संघीय प्रणाली है। और एकात्मक प्रणाली का एग्जाम्पल क्या हो गया? अमेरिका। अमेरिका के अंदर क्या हमारे पास यहाँ पे वहाँ पे एकात्मक प्रणाली है, जिस राज्य को जो सरकार चलाती है वही सरकार उस देश को भी चलाती है, ठीक है। और आपको पता है वैसे एक यहाँ पे अमेरिका के अंदर तो वहाँ का संविधान भी अलग है। अमेरिका के अंदर आज 50 राज्य हैं और हर राज्य के का अंदर दोहरी नागरिकता है, डबल सिटीजनशिप है। हमारे भारत के अंदर तो सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका के अंदर 50 राज्य के अंदर हर राज्य का एक अलग से झंडा है, ठीक है, और दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का एक हर राज्य का अलग से भी संविधान है। तो ये चीज़ हम बाद में डिटेल के अंदर समझेंगे, वो बाद की बात है, ठीक है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना कि एकात्मक प्रणाली क्या होती है और संघीय प्रणाली क्या होती है। तो आगे बच्चों यहाँ पे हमने इतना तो क्लियर कर लिया कि राज्य व्यवस्था के अंदर राज का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको सभी बता दिए। उसके बाद में व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसका मतलब और क्लियर करो। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्वेश्चन ये आता है लगभग एग्जाम के अंदर कि भारत के अंदर 4th प्रकार की व्यवस्था किसे कहा जाता है? आंसर आता है प्रेस, मीडिया को कहा जाता है, ठीक है। जो 4th प्रकार की व्यवस्था है भारत के अंदर, जो 4th प्रकार की व्यवस्था है, और 4th प्रकार की व्यवस्था किसे कहा जाता है बच्चों? 4th प्रकार की जो व्यवस्था है वो कहा जाता है आपकी प्रेस को, ठीक है। प्रेस प्रेस वो आपकी वो नहीं है, कपड़े करने वाली प्रेस नहीं है। प्रेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मीडिया, ठीक है। मीडिया को क्या कहा जाता है? प्रेस कहा जाता है, ठीक है। तो आपकी 4th प्रकार की व्यवस्था किसे कहा जाता है? प्रेस को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है उसका रीज़न देखो भाई। भारत के अंदर जो संविधान के अंदर जो व्यवस्था का उल्लेख है ना, वो 3 व्यवस्था का उल्लेख है। 3 व्यवस्था कौन कौन सी? सबसे पहले जो व्यवस्था आती है वो आती है हमारे पास में विधायिका की व्यवस्था बच्चों, ठीक है। सबसे पहले जो व्यवस्था आती है वो व्यवस्था आती है आपकी विधायिका की व्यवस्था, ठीक है। लेजिस्लेचर। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका का मतलब होता है जो विधि बनाए, मतलब जो कानून बनाए। और भारत के अंदर कानून कौन बनाती है? भारत के अंदर कानून बनाती है संसद, ठीक है। संसद कानून बनाती है। और संसद कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं, मतलब विधायिका की व्यवस्था। दूसरे प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो होती है हमारे पास में कार्यपालिका की व्यवस्था। कार्यपालिका का व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? भाई कार्य का जो पालन करवाए। कार्य का पालन कैसे? भाई हमारे पास में विधायिका मतलब संसद ने जो भी कानून बनाया है, जैसे हमारे पास में जीएसटी आया, अभी ट्रिपल तलाक वाला कानून आया, धारा 370 हटाई है यहाँ पे उन्होंने, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम है हमारे पास में। तो जितने भी हमारे कानून बनते हैं, ठीक है, CAA का कानून आया है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी कानून आते हैं उस कानून को भारत के अंदर अच्छे तरीके से लागू करवाना वो किसका काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है। मतलब कार्य का पालन करवाना, उस कानून को भारत के अंदर अच्छे तरीके से लागू करना, वो काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। और कार्यपालिका के अंदर कौन आएगा? कार्यपालिका के अंदर पूरी सरकार आएगी। जितने भी सरकार के आपके कर्मचारी होते हैं, या जैसे हमारे पास में कोई भी किसी भी राज्य का DM हो गया, या फिर हमारे पास में SDM हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है। या किसी भी गांव का जो सरपंच भी होता है, सरपंच की जिम्मेवारी भी होती है कि उस कानून को गांव के अंदर अच्छे तरीके से लागू किया जाए, ठीक है। तो जितने भी हमारे भारत के अंदर अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी होते हैं, या जितने भी हमारे पास में मंत्री होते हैं, या फिर जिस भी इलाके का, जिस भी हल्के का वहाँ से मंत्री है या कोई MLA है, वो MP है, उसका भी हक बनता है कि उस कानून को उस इलाके के अंदर अच्छे तरीके से लागू किया जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास में कार्यपालिका की व्यवस्था। उसके बाद में बच्चों तीसरे नंबर की जो व्यवस्था आती है वो आती है न्यायपालिका की व्यवस्था, ठीक है। तीसरे नंबर की जो व्यवस्था है वो है हमारे पास में न्यायपालिका की व्यवस्था। न्यायपालिका का मतलब क्या हो गया? जो हमें न्याय दिलाए, ठीक है। नाम से क्लियर है, न्यायपालिका का मतलब जो हमें न्याय दिलाए, ठीक है। भाई विधायिका, संसद ने कानून बना दिया, जो भी कानून बनाया उसने, ठीक है, उसने देश के ऊपर लागू कर दिया, ठीक है। और लागू करके कार्यपालिका ने उसको अच्छे ढंग से लागू भी करवा दिया। न्यायपालिका का काम होता है कि जो कानून संसद ने बनाया वो सही ढंग से बनाया भी नहीं बनाया, कानून बनने के लिए जो प्रोसेस होने चाहिए, ठीक है, जो आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या वो उस प्रक्रिया से गुजरी है? कोई भी कानून बनने के लिए जो भी बहुमत चाहिए, क्या उस बहुमत से वो गुजरी है? तो अगर वो पूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप से अगर उसने बिल पास किया है या नहीं किया, उसकी जांच कौन करती है? न्यायपालिका करती है। मतलब उसकी समीक्षा करना बच्चों, समीक्षा करना काम किसका हो गया बच्चों? न्यायपालिका का।
उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे न्यायपालिका आपको पता है कितने प्रकार की होती है। न्यायपालिका क्या होती है हमारे पास में 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सबसे उच्च ऊपर आपकी सर्वोच्च, आपकी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये हम बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद में होती है नीचे की तरफ होती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद में कौन सी होती है बच्चे, सेशन कोर्ट होती है, ठीक है, सेशन कोर्ट। तो आपकी सेशन कोर्ट यहाँ पे, ठीक है, सेशन कोर्ट, उससे ऊपर होती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ऊपर कौन सी होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। तो 3 प्रकार की न्यायपालिका होती है, इसको हम बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और न्यायपालिका का एक्स्ट्रा भी काम होता है, आपको पता है, न्याय दिलाना। हमने कोई भी आपके सिविल केस है या क्रिमिनल केस है, दीवानी केस है, फौजदारी केस है, तो कोई भी केस सबसे पहले कहाँ पे जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का अलग से टॉपिक बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको बस ये पता होना चाहिए व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। संविधान के अंदर 3 प्रकार की व्यवस्था है, और तीनों पर 4th प्रकार की व्यवस्था किसे कहा जाता है, प्रेस को माना गया। क्यों माना गया था, क्योंकि प्रेस वाले, मीडिया वाले इसके ऊपर नज़र रखते हैं, विधायिका के ऊपर, क्यों क्या कानून बना है, क्या कानून नहीं बना, संसद के ऊपर नज़र रखते हैं। कार्यपालिका का पालन अच्छे तरीके से हुआ है नहीं हुआ, इसकी जानकारी कौन रखता है, प्रेस वाले रखते हैं। आपने देखा होगा हर जगह आगे पीछे घूमते रहते हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, ठीक है। आप कहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके देखो, न्यायपालिका वाले खड़े रहते हैं, मीडिया वाले, भाई आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, उस फैसले का क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। तो हर चीज़ आपकी किसके पास में होती है, प्रेस वालों के पास में होती है। वो टीवी के ऊपर आपको तभी बता देंगे भाई आज ये संसद के अंदर ये चल रहा था, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये काम चल रहा था, आज उसका ये फैसला हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की जांच पड़ताल कौन रखती है, प्रेस रखती है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेस को 4th प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है। तो संविधान के अंदर आप याद रखना ये चीज़, संविधान के अंदर प्रेस का उल्लेख नहीं है, ये कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से नहीं माना गया,